लोग ने स्टार्ट किया था, और न्यूक्लियाई में हम लोग ने बहुत बेसिक चीजें चर्चा स्टार्ट की थी, एकदम बहुत बेसिक से। न्यूक्लियाई जैसे एटम है, तो एटम के पास क्या हो गया, आपके पास न्यूक्लियस होगा, और उसके बाद क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, या यहाँ कर सकता है, या हायर ऑर्बिट में कर सकता है। अच्छा, कैसे कर रहा है, ये सारी चर्चा हमने खत्म कर ली। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गई, एटम के बारे में बात हो गई। अब किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब हम लोग चले आए न्यूक्लियस के पास। अब न्यूक्लियस की डिटेल स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ढंग से समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर न्यूक्लियस में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, रेज निकलती है, क्यों निकलती है, रेडियो एक्टिविटी होती है या हाफ लाइफ होती है, तो सब क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चर्चा हम लोग किसमें करेंगे, न्यूक्लियाई में। तो पहले न्यूक्लियाई को जान तो लें, जान पहचान थोड़ी कर लें इससे कि न्यूक्लियाई होती क्या है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस जो है, या इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं या न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका क्या होता है, इसमें प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये आप सबको पता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप सब लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम बोले कि न्यूक्लियस कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हमने देखा कि इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको, मास नंबर। ठीक है, दिस इज मास नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। और प्रोटॉन को मान लो तुम रिप्रेजेंट कर दो पी से, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो एन से। स्मॉल से भी करते हैं, स्मॉल पी कर देते हैं, कभी इसको स्मॉल एन कर देते हैं, जहां जैसा होगा वैसा इसको यूज करेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया पी प्लस एन, पी प्लस एन। और ए क्या है, पी क्या है, व्हाट इज पी, पी इज एटॉमिक नंबर, तो उसको क्या कर देना है, जेड प्लस एन। ये क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है, मास नंबर है। एटॉमिक मास इज अ डिफरेंट थिंग और मास नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। मास नंबर क्या है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। अभी ऐसा डिफरेंस है कि आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा जैसे एक ही है, और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है, एक जैसा लगता है। इसकी शक्ल क्या है, एकदम एक जैसी है, लेकिन आपको आप इसमें दोनों में अंतर है। मास नंबर इज अ नंबर, मास नंबर इज अ नंबर, और एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास देखो एक्चुअल में एटॉमिक मास है, लेकिन जैसे एटम है ना, एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो सारा मास है वो कहां कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में ही। किसी एटम का सारा मास कहां पर है, न्यूक्लियस में ही है। तो एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियस का मास। भाई इसका मास बहुत कम होता है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उन दोनों का मास लगभग 1.67 माइनस 10 की पावर 27 kg। तो लगभग 10 की पावर 4 गुना छोटा है इसका मास, 10 की पावर 4 गुना छोटा है। भाई ये देखो, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आया, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 10,000 गुना छोटा है किसका मास, इन जो न्यूक्लियस के अंदर जो मास है उससे क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इस मास को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे।
तो कभी भी चर्चा होगी एटॉमिक मास की, कभी भी चर्चा होगी एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या है मतलब है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। भाई इलेक्ट्रॉन में कितना मास है? छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसका मास क्या मान दिया? नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक है, बात समझ में आई? अभी थोड़ी और समझ में आएगी। मास नंबर लिखा आप लोगों ने, लिख लिया? अब एक बात और लिखा दिया था, मास नंबर इज नॉट द मास ऑफ एटम और न्यूक्लियस। मास नंबर क्या है? मास नहीं है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास लिखो, लिखो, ऑल मास ऑफ एटम इज मेनली कंसेंट्रेटेड इनटू न्यूक्लियस। All mass of atom is mainly concentrated into nucleus. All mass of atom is mainly concentrated into nucleus. So atomic mass is the mass of nucleus. Is the mass of nucleus. भाई नाम है इसका एटॉमिक मास, पूरे एटम का मास। भाई एटम में क्या है? न्यूक्लियस है और क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान लिया। तो एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया? न्यूक्लियस में मास के बराबर होगा। बात समझ में आई यहां तक? तो एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस। अरे यहां तक बात सही है? ठीक है। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। अच्छा, एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास कितना? एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास कितना? 1 पॉइंट कुछ बताया था ये वाला 6748 इंटू 10 की पावर -27 kg। और ये क्या था? 1.67 इंटू कितना था? कुछ कम था ना इससे? कितना था बच्चों बताओ? 1.49 था और ये क्या था? 2649 और ये क्या था? 26 इंटू 10 की पावर -27 kg, यही तो था। और दोनों को हमने बोल दिया था 1 AMU। अरे ये दोनों किसके बराबर थे? 1 AMU के बराबर थे। तो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलूं या मास ऑफ प्रोटॉन बोलूं, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन हम एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में चर्चा करेंगे तो क्या मान लेंगे? लगभग लगभग बराबर है। अब बात समझो, एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नंबर ऑफ, भाई इसमें है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तो नंबर हुआ, ये क्या हुआ? नंबर। तो अब ये नंबर हुआ और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर है? 1 AMU। तो 1 AMU से गुणा कर दूं, 1 AMU से गुणा कर दूं इंटू 1 AMU। तो क्या मेरे पास एटॉमिक मास आ जाएगा? यस और नो? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास बराबर, अच्छा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? क्या होता है? मास नंबर। दिस इज मास नंबर। तो A इंटू AMU। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। मास नंबर बराबर A और एटॉमिक मास भी A, तो दोनों तो बराबर हैं, क्यों उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं? हाँ, मास नंबर इज अ नंबर दैट इज जस्ट A। मास नंबर इज अ नंबर दैट इज जस्ट A एंड एटॉमिक मास इज A इंटू AMU। A इंटू AMU। या आप इसको लिख सकते हैं एटॉमिक, ये A इंटू क्या? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 क्या? kg। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका एटॉमिक मास। देखो ये है एटॉमिक मास, तो किस में आ रहा है? kg में। और मैं बोलता मास नंबर तो जस्ट नंबर, भाई 20 25 30 कुछ भी नंबर आता। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मास इज एन AMU या kg और मास नंबर इज जस्ट अ नंबर।
मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या बोलते हैं, मास नंबर। बट एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है आपके पूरे एटम का मास, और पूरे एटम का मास में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल होता है, उसको हटा दो, उसको हटा दिया तो बचा क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो संख्या हो गई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर, और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना 1 एमयू, तो इसको ए इंटू एमयू कह दिया, बात सही है, क्लियर है। चलो अच्छा ये लिखा दिया था ना 1 एमयू क्या होता है, 1 एमयू इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, लिखा था ना 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि यहीं कंफ्यूज तो आगे पूरा कंफ्यूज ना। मास नंबर इज अ डिफरेंट थिंग, एटॉमिक मास इज अ डिफरेंट थिंग। एटॉमिक मास आपका मास है, मास नंबर क्या है, नंबर शब्द सही पता है, मास नंबर इज अ नंबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो किसी एलिमेंट को आप लिखोगे तो क्या तरीका है लिखने का, ये नोट हो गया, आगे चले, नोट हो गया, जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी नोट करिए, गर्मी सही में होने लग गई, तो ये भी पंखा चलाना पड़ेगा। सब नहीं है, चले आगे चले। चलो कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट एक्स है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ZNA, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी एलिमेंट है तो ये करेंगे Z और यहां पर A। व्हाट इज Z, Z इज Z क्या है, एटॉमिक नंबर, या यही क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन। ए क्या है, एटॉमिक मास, क्या है, मास नंबर, क्या है ये, मास नंबर, ठीक है। तो किसी एलिमेंट में जैसे ऐसे लिखा हो C612, ये क्या है, 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और 12 क्या हो गया, 12 आपका एटॉमिक मास, मास नंबर। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 mu, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 12 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 mu, क्योंकि ये क्या है, व्हाट इज दिस, 12, 12 इज अ मास नंबर, और एटॉमिक मास कितना होगा, 12 mu, ठीक है, सही है, कॉन्सेप्ट पे बैठ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, A माइनस जेड, क्योंकि A में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है, में से प्रोटॉन हटा दिया तो क्या आ गया। अरे ऐसा चेहरा बना रखो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है इसमें बताओ, क्या बच्चों बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, बताओ नेहा, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा, आ रहा है तो चेहरा अच्छा बनाओ कि समझ में आ रहा है लगे मुझे, ऐसा कंफ्यूज चेहरा बनाए हो कि जैसे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कुछ बहुत। अरे बेकार की चीज है, क्लास 9 में पढ़ते हो आप लोग, 9-10 में पढ़ के आए होगे, इसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए, पढ़ाया भी नहीं जाता है कोचिंगों में, ऐसे एक सीट दे के छोड़ दिया जाता है। चलें आगे चलें, कुछ नहीं है बच्चों। अब चलिए निकालिए, निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, निकालो जल्दी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8, 16 कौन बोल रहा है, मास नंबर कितना हो गया, 16, एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 mu ना, खत्म। चलो देखो इस, अच्छा इसका बताओ, ये इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, लिख लो 1 2, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
प्रोटॉन कितना हो गया 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, बस मास नंबर कितना हो गया पता है आपको। चलिए लिखिए, अब हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एटम के बारे में चर्चा कर ली हमने, एटम में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा था, एमिट कर रहा था, रेडिएशन वगैरह हमने देख लिया। अब हम आए न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। इसमें लिखो आइसोटोप्स, फर्स्ट लिखिए आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स पता है आप लोगों को क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स, ठीक है। तो लेकिन एक दूसरी लाइन लिखेंगे, लिखो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट whose nuclei have same number of proton, atom of same element, atom of same element, atom of same element, same element का ही तो होता है atom of same element whose nuclei have same number of proton, same number of proton but different number of neutron, but different number of neutron, number of proton is equal to atomic number, ठीक है। अच्छा एलिमेंट किससे डिसाइड होता है? एलिमेंट इज डिसाइडेड बाई, element decided by number of proton या atomic number लिख लो, decided by atomic number। कोई भी एलिमेंट है तो कैसे डिसाइड, हमको कैसे पता चला कौन सा एलिमेंट है? 6C कार्बन होता है, 7N नाइट्रोजन होता है, कैसे पता चल रहा है भाई? 6C क्या होता है? कार्बन होता है, या 7N क्या होता है? नाइट्रोजन। तो हमको ये नाइट्रोजन है, ये बात कैसे पता चली? एटॉमिक नंबर से। किसे पता चली? एटॉमिक नंबर से। तो एलिमेंट किससे डिसाइड हो रहा है? एटॉमिक नंबर से। बाकी आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटम मतलब क्या हो गया? एलिमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। एलिमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। जैसे सी है तो कार्बन का ही हम क्या लिख दें? आइसोटोप्स लिख दें। तो देखो इसमें 2-3 होते हैं, जैसे 1H1 होता है, हाइड्रोजन का लिखें तो 1H1 और 1s2 और 1s3। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन P बराबर 1, न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 माइनस 1 बराबर कितने? 0। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। 2 माइनस 1 बराबर कितना? 1। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 3 माइनस 1 कितना? 2। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपली याद रखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो क्या हो जाएगा? आइसोटोप। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा? आइसोटोप। ये तो हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्या ये? हाइड्रोजन के। उसी तरीके के क्लोरीन के भी होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं। क्लोरीन का है 17Cl35, 17Cl35 और 17Cl37। निकालो जरा, प्रोटॉन कितने हो गए? 17। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 35 माइनस 17 कितना हो गया? 18। 17 दूना 34 और 18। ठीक है, ये बताओ यहां पर प्रोटॉन कितने? 17। न्यूट्रॉन कितने? कितना? 20। देख लो भाई, अरे सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? चेंज हो गए।
ऑक्सीजन के देख लेते हैं, ऑक्सीजन के 8O। अच्छा, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना। चाहे ऐसे, वैसे आपको ऐसे ज्यादा दिखाई देगा, किताबों में इस तरीके का ज्यादा दिखाई देता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है ना, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं। अब मेरी आदत तो ऐसी पड़ी लिखने की, पहले ऐसे ही लिखते थे, अब ज्यादातर एग्जाम में वगैरह में ऐसे दिखाई देता है ना। तो वही एलिमेंट मैंने आपको बताया ना, जैसे एक्स से क्या होता रहता है, एक्स जेड ए, या क्या बताया था, एक्स जेड ए। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों सही हैं। इसके अलावा 8O16, ऑक्सीजन का आइसोटोप्स क्या है, ऑक्सीजन का आइसोटोप देख लीजिए 8O16, और यही है 8O17 है, 18 है, 17 वाला भी 18 वाला भी है, 17 और 8O18। अच्छा, ये अपने मन से नहीं बना रहे हैं कि सर जी एक तो और बना दीजिए 8O19 है, ये अपने मन से नहीं बना रहे, ये सब फाउंड हुए हैं, ये सब नेचर में क्या हो रहे हैं, फाउंड हुए हैं। जैसे एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट नेचर में क्या हुए हैं, जैसे अब तक कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 117 के आसपास आ चुके हैं ना, कितने, 113 या 117 के आसपास, 113 तक तो मैं जानता हूं, 113 या 117 एलिमेंट अब तक क्या हो जाए, खोजे जा चुके हैं, जिनका एटॉमिक मास आपको पता है, लेकिन न्यूक्लियस ज्यादा खोजे जा चुके हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि एलिमेंट ही मिले हैं, न्यूक्लियस भी मिले हैं, क्या मिले हैं, न्यूक्लियस भी, तो वो उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छा, न्यूक्लियस कैसे मिल गए, आइटम डिसइंटीग्रेट हो गए, जैसे 83 के बाद समझिए, जैसे जो आपका एलिमेंट है बच्चों 83 तक, 83 क्या है, बिस्मथ ना, बिस्मथ ही है ना। 83 के बाद आगे क्या है, 83 के बाद क्या होता है, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये आइसोटोप्स वगैरह या ये सारे बनते क्यों, ये सब क्या बनते हैं, रेडियो एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, किसको, रेडियो एक्टिव। जैसे मैंने देखा कि ये 6C कार्बन का जो 14 वाला है, ये आइसोटोप है, कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि कार्बन ही मिलता है, कार्बन के आइसोटोप्स भी मिलते हैं, कार्बन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स भी मिलते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये हमारे पास 113 117 एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियाई भी हमको मिले, आइसोटोप मिले, तो मतलब क्या हुआ, एमिट वगैरह हो गया, और न्यूक्लियाई भी हमको क्या हुआ, फाउंड हुआ, किसमें, नेचर में, ठीक है। अभी धीरे धीरे रेडियोएक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ये सारे मतलब ये ऐसा आप नहीं कर सकते सर ये एक और बना दीजिए ना, ये इतने ही फाउंड हुए हैं, मतलब ये फाउंडेड है, आप ये नहीं कर सकते नहीं सर एक और बनाइए 8 और 19 भी बना दीजिए, मन कर रहा है बना देते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यही है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ये आपके क्लोरीन के हैं, ये आपके ऑक्सीजन के हैं, अपने मन से मत बढ़ा देना, ठीक है। चलें, तो ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन में देख लो चाहो तो, इसमें कितने प्रोटॉन, 8, न्यूट्रॉन 8, बोलो प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन 9, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोप। बेसिक याद रखिए कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, या उससे भी बेसिक क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या होगा, आइसोटोप। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होगा, आइसोटोप। और क्या सेम होगा हम देख लेंगे, निकाल लेंगे अपने आप। चलो नेक्स्ट लिखो आइसोबार्स, नेक्स्ट लिखिए आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, लिखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose nuclei have same number of nucleons, atom of different element whose nuclei have, atom of different element whose nuclei have same number of nucleons, same number of nucleons, but different number of
different number of atomic number are isobars आइसोबार में क्या होता है बच्चों, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर एक क्या होता है, सेम होता है, बस इसी को याद रखिए, मास नंबर क्या हो गया, सेम। तो देखिए होता क्या है, देखिए निकालिए। अच्छा ये अपने, मैं बता दिया ना, ये अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, ये नेचुरली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अपने मन से नहीं बना रहा हूं कि हाँ सर ऐसे बना दीजिए आप, कुछ भी ऐसा नहीं है। बोलो इसमें एटॉमिक मास कितना हुआ इसका 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। यहां पे बोलो एटॉमिक मास कितना 14, प्रोटॉन कितने 7, न्यूट्रॉन कितने 14 माइनस 7 कितना 7। तो आपने देखा एटॉमिक मास यहां पर सेम है, एटॉमिक मास यहां पर सेम है। जब ए आपका एटॉमिक मास नहीं, सॉरी मास नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर क्या है, सेम है। जब आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो क्या होगा, आइसोटॉप, और जब मास नंबर सेम होगा तो क्या होगा, आइसोबार। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बराबर हो गया तो क्या बोल देंगे हम, आइसोटोप्स। और मास नंबर जब बराबर होगा तो क्या बोल देंगे, आइसोबार। अरे बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की ना, नहीं बार यूनिट तो प्रेशर की है। एक और समझो, बार बोलते किसको है, किसमें क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म में नहीं, जनरल सेंस में किसको बोलते हैं, बार का शाब्दिक अर्थ, रुको मैं बताता हूं, अरे बता रहा हूं, देखो बार का मतलब मास से ही होता है, बार का मतलब क्या होता है, मास से ही। अगर ये हो जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, रुको मैं बताता हूं। अच्छा डिफिनीशन अलग है, बार मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं, मास वगैरह है, बार के अंदर क्या होगा, मास। जैसे वो कपड़े धुलने के साबुन आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, हाँ कौन सा, विम बार ना, तो क्या हो गया बार। तो बार के अंदर क्या हुआ, मास। जहां पे मास नंबर सेम है वहां पे क्या कंफ्यूजन होता है, इसलिए कनेक्ट कर लो। देखो याद करने का तरीका यही है, कोई भी चीज आइंस्टीन ने कह के चले गए थे कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, इस बात को आप लोग सीरियसली समझिए, नथिंग इज एब्सोल्यूट। जैसे आप पहाड़ रटना सुनते हैं, छोटा बच्चा होता है पहाड़ रटना शुरू कर देता है, 2 3 4 5 के पहाड़े शुरू कर दिया रटना, अब रटते जाते उसको याद नहीं रहता। जब चीजों को किसी चीज से लिंक कर लीजिए तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो अपनी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज में चीजों को क्या कर लीजिए, अटैच कर लीजिए, तो वो कड़ी वहां पे जुड़ गई, तो कड़ी जुड़ गई तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और कड़ी नहीं जुड़ी तो एब्सोल्यूट टर्म में चीजें याद नहीं होती हैं। इसीलिए पढ़ाने का भी तरीका यही होता है, एक्टिविटी बच्चों से कराई जाती है ताकि चीजों को बच्चे क्या कर सकें, जोड़ सकें। बड़े बड़े मैथमेटिक्स के डिफिनीशन जो होते हैं ना बच्चों, केवल नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करके किए गए हैं। बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स इक्वेशन जो हैं, आप लोग तो अभी नहीं देखे हो, कभी मतलब जब तुम लोग पढ़ने लगना तब देखना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी बनी है। हम लोग हिंदुस्तानी में तो बनाते नहीं है, लेकिन हॉलीवुड की मूवी बनी है। तो एरोप्लेन वगैरह जिसने डिजाइन किया था ना, उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, उसके पैटर्न को स्टडी किया, उसने एरोप्लेन बना लिया, राइट ब्रदर्स ने बनाया था। तो नेचुरल फिनोमिना है, चिड़िया तो उड़ रही थी ना, उसको क्या किया, उसने स्टडी किया और चीजों को बना लिया। तो उसने अपनी नॉलेज को क्या किया, कनेक्ट किया। मतलब एब्सोल्यूट आप सोच ही नहीं सकते हैं। कहा यह जाता है कि आप एब्सोल्यूट, ह्यूमन माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग एब्सोल्यूट। कोई भी चीज आप सोचते हैं तो किसी के रिलेटिव ही सोचते हैं, किसी के रिलेटिव। जैसे आप अपनी तुलना करते हैं कि पढ़ने में अच्छे हैं तो किसी से करते ही होंगे, कि हम पढ़ने में खराब हैं तो किसी से तुलना ही करते होंगे। एब्सोल्यूट आप अच्छे हैं कि खराब हैं आपको पता नहीं है ना। तो चीजें को याद, जैसे इसमें कंफ्यूजन होगा, बार आ गया
विम बार से कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये मास हो गया है, तो ये मास क्या है, मास नंबर, समझ में आ गया। अच्छा आइसो फिर क्या हो गया, आइसो बार, आइसोटोप और आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसो दो हो गए हमारे पास, प्रोटॉन हो गया, मास नंबर हो गया, बचा क्या, बोलो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तो कहानी चल ही नहीं रही है, क्या बचा, न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन। तो सर लिखिए, आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन। देखो इसको मेमोरी मैपिंग भी बोलते हैं, आप लोग समझिए, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये सारे डॉट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज। इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज। ये नॉलेज के डेटा आपने इकट्ठा किए हैं, कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा, एंड यू कीप द, ये तो नॉलेज तुम्हारी खत्म हो गई। इस डॉट्स को अगर तुम कनेक्ट कर पाए ना, इस डॉट्स को अगर तुम कनेक्ट कर पाए तो क्या बन गई, इंटेलिजेंस। ये क्या बन गई, इंटेलिजेंस। तो केवल डॉट्स इकट्ठा मत करिए, नॉलेज को केवल इकट्ठा मत करिए, उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो उसको एब्सोल्यूट मत पढ़िए, बस रट रहे बेवकूफों की तरह रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पढ़ रहे हो तो कुछ पुराने से आना चाहिए, चाहे पुरानी चीजों से क्या होना चाहिए, रटनी चाहिए। कोई डिफिनेशन बायोलॉजी में नहीं याद हो रही है, कोई बहुत सारी चीजें आपको नहीं याद हो रही है, तो उसको क्या करिए, कोई भी चीज आपको आती है, कोई बचपन में कहानी सुनी हो, कोई गाना सुना हो, कोई चुटकुला आपको याद आता हो, कोई आपकी चाइल्डहुड मेमोरी हो, उन सब चीजों का, या प्रीवियस किताबों में कुछ पढ़ा हो, तो उन सारी चीजों से क्या करिए, कनेक्ट करिए। या टीचर भी पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ कहानी बना के बताता ही होगा, तो अगर कहानी बता रहा है तो उस कहानी को याद करिए, तभी कनेक्ट करिए। तो चीजें कहानी के फॉर्म में चीजें ज्यादा याद रहती, क्यों याद रहती हैं, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए छोड़िए सब बातें, आइसोटोन्स करते हैं। आइसोटोन जल्दी से बताओ क्या होता है, अरे अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा बच्चों, सब बताइए। आइसोटोप क्या हो गया, जहां पर एटॉमिक नंबर सेम है, और आइसोबार क्या हो गया, जहां पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर सेम है। आइसोटोन बचा क्या है, न्यूट्रॉन बचा। तो जहां पर न्यूट्रॉन सेम होगा उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स। क्या बोल देंगे, तो यहां पर न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं Cli7, और हम लोग पढ़ेंगे 4 बेरिलियम 8, 4 बेरिलियम 8 निकालो जरा। प्रोटॉन कितने, 3, न्यूट्रॉन बोलो 7 - 3 4, इसमें बोलो प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, 8 - 4 कितना, 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे आइसोटोन्स। क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स। देखो इसमें भी है आइसोटोप्स, आइसो बार, आइसोटोन्स। देखो एक और बताना, आइसोटोप में क्या आ रहा है, पी, तो कि पी क्या हो गया, सेम। इसमें तो बार आ रहा है, तो एटॉमिक मास क्या, मास नंबर क्या हो गया, सेम। टोन में क्या आ रहा है, टोन एन आ रहा है, टोन मतलब एन आ रहा है, तो एन मतलब क्या, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, सेम, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइसोटोप में क्या, पी आ गया, टोप है ना, तो पी, तो पी मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। आइसो बार, इसमें बार आ गया, बार मतलब कुछ मास है, तो क्या हो गया, मास नंबर। आइसोटोन, टोन में एन आ गया, टोन है ना, एन आ गया, एन मतलब क्या, न्यूट्रॉन आपका सेम है, कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियर शेप, साइज एंड डेंसिटी, हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियर शेप, साइज एंड डेंसिटी, न्यूक्लियर शेप, साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। तो देखो शेप तो डायरेक्टली लिखा गया एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है,
शेप कैसा होता है इसका? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, रेक्टेंगल। क्या होगा? कोई भी, जब आपको सरफेस टेंशन में पढ़ाया था, मिनिमम एरिया कब लेता है? जब वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। उससे कनेक्ट कर सकते हो, वैसे बहुत ज्यादा कनेक्शन है नहीं। शेप क्या है आपका? स्फेरिकल। न्यूक्लियस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, आपको मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग देखते हैं साइज। तो साइज निकालने के लिए हम लोग करते हैं, शेप लिख लो। शेप क्या है? स्फेरिकल। शेप क्या है? स्फेरिकल, ठीक। नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखो एक न्यूक्लियस था ना, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था। एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था। फिर एक प्रोटॉन और आ गया और एक न्यूट्रॉन और आ गया, तो अब कितने हो गए? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। फिर इसने कहा नहीं भाई और हम आते हैं, तो मान लो तीन प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन हो गए। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? बढ़ती जा रही है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो मान लो 40-50 लोग बैठे हो, 50 लोग और आ जाएं, वो भी मान लो बैठ गए, 50 और आ जाएं, तो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। 100, 200, 300 और आ गए, बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर ये दीवार मान लो स्ट्रेचेबल है, अगर ये दीवार स्ट्रेचेबल है, तो ये क्या होगा? एक्सटेंड होगा। ये क्या होगा? एक्सटेंड होगा। तो जब हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? बढ़ रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? बढ़ रही है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? बढ़ेगा। भाई कैसे अकोमोडेट कर लेगा? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था तो छोटी सी जगह पर रह लिए दोनों, फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो क्या उसी जगह पर रह लेंगे? भाई जैसे कोई दो लोग रह रहे हो, मान लो घर में फैमिली छोटी है, दो लोग हैं, तो एक कमरे में 1 BHK में रह लेते हैं। लेकिन फैमिली बढ़ी तो 2 BHK चाहिए, और फैमिली बढ़ी तो घर क्या होना चाहिए? और बड़ा होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या भाई? संख्या जब बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू किसके? संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के एडिशन के बराबर, मतलब मास नंबर के प्रोपोर्शनल। अरे ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? बढ़े। समझ में आ गई? कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मान लो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस आपको मैंने बता दिया क्या है? स्फेरिकल शेप में है, और ये मान लो इसकी रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा? ये 4π/3 r³ इज प्रोपोर्शनल टू क्या? a। इज प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। या हम कह सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो r³ इज प्रोपोर्शनल टू a। r³ क्या है? प्रोपोर्शनल टू a। भाई प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट को लगाएं या ना लगाएं फर्क हमको नहीं पड़ता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट में एक कांस्टेंट भी मिला हुआ होगा। तो r³ प्रोपोर्शनल टू a, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। यहां पर एक कांस्टेंट आता है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो r बराबर आएगा r0 a की पावर 1/3, जहां पर r क्या है? r है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एंड r0 एक कांस्टेंट है जिसका नाम हम बताते हैं आपको, नाम नहीं है इसका, ये कांस्टेंट है केवल, और इसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। मीटर में होगा, क्यों? क्योंकि r है ना, r क्या है? r तो रेडियस है बच्चों, a क्या है? मास नंबर इज अ नंबर। तो डायमेंशन कैसे फुलफिल होगी?
आर तो क्या है, रेडियस, लेंथ ना, ये ए क्या है, मास, नंबर इज अ नंबर। तो डायमेंशन कैसे फुलफिल होगी, जब आर नॉट किसमें होगा, मीटर में। तो 1.2 फर्मी, और 1 फर्मी, एक फर्मी बराबर किसके, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, क्लियर है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, आर बराबर 1.2 a⁻1/3, डायरेक्टली लिख देते हैं। ये किसमें है, ये फर्मी में है। किसमें आ रहा है ये आंसर हमारा, फर्मी में ना, मतलब ये जो रेडियस निकल रही है किसमें निकल रही है, फर्मी में। तो रेडियस देखो एटम की कैसी निकल रही है, किसमें निकल रही है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। और पहले ही मैंने पढ़ाया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके फॉर्म का ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻15। तो अभी तक कहानी सही चल रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए लिखो, आर नॉट इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। लिखो, आर नॉट इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। आर नॉट इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। सभी न्यूक्लियस के लिए आर नॉट क्या है, नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हमने क्या निकाल लिया, न्यूक्लियर शेप क्या था, स्फेरिकल, साइज हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डेंसिटी। तो चलिए डेंसिटी निकालते हैं। बोलो मास ऑफ न्यूक्लियस, बोलो भाई, बताओ सहमान, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, हाँ कितना, 2 mu। 2 कहां से आ गया, अरे वो तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, जनरली क्या होता है, AMU। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ कोई भी जनरल न्यूक्लियस है, उसमें वाला प्रोटॉन की संख्या P, न्यूट्रॉन की संख्या N। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना, A। और मास कितना हो जाएगा इसका, A × 1 AMU या AMU। हम ऐसे लिखते हैं, ज्यादा समझ में आया, A × 1 AMU। अरे भाई सही है बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, या मतलब 1 प्रोटॉन। ठीक है, A इंटू, अच्छा वॉल्यूम क्या है बताओ, 4π/3 R³ तो इसको बोलेंगे A × 1 AMU। और R की वैल्यू हमने निकाली ना, R की वैल्यू क्या है, R0 A की पावर क्या, 1/3, यही तो निकाला है। तो यहां पे रखो 4π/3 इंटू R की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये R³ निकालो, यहां से R³ क्या होगा, R0 का क्यूब इंटू A का क्यूब क्या, A की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहां पर R0 का क्यूब इंटू A, तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हुआ। तो डेंसिटी रो इक्वल टू क्या, 1 AMU अपॉन 4π/3 इंटू R³ 1 AMU किसके बराबर, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन 4π/3 इंटू R0। R0 की वैल्यू बताओ,
1.2 की पावर क्यूब इंटू कितना 10 की पावर माइनस 15 की पावर क्या क्यूब 15 का पावर क्यूब ना। इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो ये केजी और ये क्या है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में क्या आ गई डेंसिटी, और डेंसिटी होती है इसमें केजी पर मीटर क्यूब। बात ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। और एक आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी न्यूक्लियस हो सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है सेम होती है। चाहे कोई भी न्यूक्लियस ले लीजिए उसकी डेंसिटी क्या होती है सेम होती है। देखो भाई एक कॉमन नंबर आ गया ना, ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कोई भी न्यूक्लियस हो चाहे हाइड्रोजन का हो चाहे हीलियम का हो चाहे थोरियम का हो चाहे यूरेनियम का हो, उस न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी सेम होगी। डेंसिटी क्या होगी सेम होगी। क्या होगी 2 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। सोचिए कितना डेंस है। सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं। वाटर की डेंसिटी बताइए कितनी होती है। अरे पढ़ाया था कितना केजी में बताओ 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 17। कितना ज्यादा है 10 की पावर 14 टाइम्स ज्यादा है। 10 अब तो जीरो भी नहीं लगा पाओगे, उतना तक तो आपको याद भी नहीं होगा। 14 जीरो लगाओ देखो कितना गुना ज्यादा है ये। एक के आगे 14 जीरो लगाइए कितना गुना ज्यादा हो गया। वाटर की डेंसिटी से 10 की पावर 14 टाइम्स क्या है ये ज्यादा है। किसकी डेंसिटी न्यूक्लियस। सोचिए कितना डेंस है न्यूक्लियस। क्या है बहुत ही डेंस। देखिए जैसे जैसे बात समझिए, एक बात और समझिए। अब मैंने कहने को तो कह दिया कि सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है सेम होती है, लेकिन समझ में हो सकता है ना आया हो या हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा आप लोग को। देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस बढ़ता है मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होंगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ना। या आर बराबर भी तो आ गया। आर बराबर क्या है ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3 तो है तो प्रोपोर्शनल ही। आर प्रोपोर्शनल टू ए है कि नहीं है ए की पावर 1/3 जो भी हो। तो ए अगर बढ़ेगा तो आर भी आपका बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे आर क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो साइज तो बढ़ेगा लेकिन डेंसिटी उसकी क्या रहेगी सेम। अगर हम यूरेनियम ले ले तो उसका साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। साइज मतलब साइज जैसे हाइड्रोजन का छोटा सा एकदम छोटा सा उसकी डेंसिटी सेम। ठीक है यूरेनियम का ले लिया या थोरियम का ले लिया तो साइज क्या हो जाएगा उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी भी डेंसिटी क्या रहेगी डेंसिटी में अंतर नहीं आएगा। लेकिन साइज और शेप में अंतर आ सकता नहीं, शेप में नहीं अंतर, साइज में अंतर आ सकता है। शेप तो स्फेरिकल ही रहेगा। ठीक है तो आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है ए पर, इसलिए आर तो बड़ा तो मतलब उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ गई। ठीक है कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लिख लो इसको। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई विल रिमेन सेम। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई विल रिमेन सेम। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई विल रिमेन सेम। चलिए तो ये न्यूक्लियस की हो गई बेसिक चर्चा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी।